तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। धूप का एक उदास सा टुकड़ा खिड़की पर आकर ठिठक गया, मानो अपने दम तोड़ते हुए अस्तित्व को बचाने के लिए आसरा तलाश कर रहा हो। खिड़की के पीछे घुटनों पर सिर टिकाए बैठी जया की निगाहों धूप के उस टुकड़े पर पड़ी तो उसके होठों पर एक सर्द आ भरी। बस यही एक टुकड़ा भर धूप का एक सीलन भरे अंधेरे कमरे का एक कोना ही है, अब उसके नियति बनकर रह गई है। अपने इस दशा की जया ने खुद ही चुना था, इसलिए वह किसी से दोष नहीं दे सकती। कसूर उसका ही अपना ही था, जो उसने अपने बिना सोचे समझे एक झटके की जिंदगी का फैसला कर डाला। उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर प्यार का नशा इस कदर हावी था कि वह भूल गई कि जिंदगी पानी की लहरों पर लिखी इबारत नहीं, जो हवा की एक झोंके से मिट भी सकती है और फिर मनचाही प्रकृति की ढाल में ढाली जा सकती है। और हर बार नशा उसे किसी बहाने पे ले जा सकता है। अपनी भूल की शिद्दत का एहसास हुआ तो जया की आंखें डबडबा गई, घुटनों के बल टिकाए न जाने कब तक रही और उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं में उसकी अतीत के टुकड़े टुकड़े होकर के टूटता बिखरता रहा। अपने छोटे से परिवार में तब कितनी खुश थी। छोटी बहन अनुपमा और नटखट सोमू दीदी कहते हुए उसके चारों ओर घूमा करता था। बड़ी बहन होने की वजह से जया दोनों का आदर्श भी थी, तो उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी। माँ आशा और पिता किशन की लाड दुलार और भाई बहन के साथ संग में जया दिन में मुक्त और लौड़ते पंछी की तरह गरजते। इंटर तक जया ने आते आते उसके भविष्य को लेकर माता पिता के मन में न जाने कितने अरमान उठा दिए थे। अपने मेधावी बेटी की अपनी खूब पढ़ाना चाहते थे। आशा का सपना था कि चाहे जैसे भी वह जया को डॉक्टर बनाएगी। तब किशन की तमन्ना उसकी अफसर बनाने की थी। जया ने दोनों की चाहतों से खिलवाड़ किया था और वाकिफ भी थी उनके प्रयासों से। वो भी अच्छी तरह जानती थी कि पिता की सीमित आय की वजूद भी उनसे हर सुविधा उपलब्ध कराने के पीछे नहीं हटेंगे। जया चाहती थी कि अच्छी तरह पढ़ाई करके अपने माँ बाप की हकीकत में रंग भरे, इसलिए वह भरपूर प्रयास कर रही थी। उसके सारे प्रयास और आशा तथा किशन के सारे अरमान अब धीरे के धीरे धरे के धरे रह गए। जब जया की आंखों में करण का प्यार का नूर समाया, करण एक बहार की झोंकी की तरह उसकी जिंदगी में आया और देखते देखते उसके अस्तित्व पर छा गया। वह दिन जया कैसे भूल सकती है जिस दिन उसकी किरण से पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी मोड़ पर चल पड़ी थी जिसकी मंजिल नारी निकेतन के सीलन भरे अंधेरे कमरे के कोना तक था, जहां बैठी जया अपनी भूलों पर जार जार आंसू बहा रही थी। लेकिन उन आंसुओं को समेटने के लिए वहां माँ की ममायती चंचल छाया बिल्कुल नहीं थी। सिर पर भरा स्पर्श और सांत्वना के लिए पिता के साथ वहां भी केवल केयर टेकर की कशिश आवाज़ और पछतावे की आँच की सुलगती उसकी तड़पनी तन्हाई, जो उसके वजूद जलकर रख गया और आमदी थी। इन्होंने की तपन से घबरा कर जया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों पर पलकों की वजह से औरन लड़ते हुए अतीत की लड़ियां फिर टूट कर बिखरने लगी। जया के घर के स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 10-12 मिनट का रास्ता होगा। कभी कोई लड़की मिल जाती तो स्कूल तक हो जाता, वरना जया अकेले ही चली जाया करती थी। उसके स्कूल जाते समय करण कई बार अपना पीछा करते देखा। शुरू में उसे डर भी लगा, लेकिन अपने पापा के इस बारे में बताना भी चाहा। लेकिन जब करण ने उसे अपने कुछ बताने के लिए नहीं कहा तो उसका डर दूर हो गया। करण एक निश्चित मोड़ पर उसके पीछे आता गया और अपना रास्ता बदल लेता था। जब वाकई लगातार ऐसा होता चला गया तो जया ने इसे अपने मन का वहम समझकर दिमाग से निकाल दिया और इस
ठीक से दूसरे दिन ही करण जया के साथ साथ चलते उसे कहा, प्लीज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जया ने चौंक कर उसके पीछे देखा और रुखी के स्वर में बोली, कहिए, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगी? करण ने पूछा तो जया ने अपेक्षा से कहा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, जो कहना है सीधे कहो। मैं करण हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। करण ने मुझे झिझकते डरते हुए कहा था। अपनी बात कहने के बाद जया की प्रतिक्रिया जानने के लिए पल भर भी नहीं रुका और वापस मुड़कर तेजी से विपरीत दिशा की ओर चला गया। करण के कहे शब्द देर तक जया के कानों में गूंजते रहे और मधुर आवाज की उस रस घोलते रहे। उसकी निगाहें अब उधर ही जमी रहती थी जिधर करण आया था। अचानक सामने से आती बाइक का हॉर्न भी उसे सुनाई नहीं दिया। उसे स्थिति का एहसास हुआ तो वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और अगले दिन स्कूल जाते समय जया की निगाहें नजरें उसे ढूंढती, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। 3 दिन तक लगातार जब जया वह दिखाई नहीं दी तो उसके मन उदास हो गया। उसे लगा कि करण की शायद ऐसे ही कह दिया होगा और वह उसे सच मान बैठी। लेकिन चौथे दिन जो करण की नियत स्थान खड़ा मिला तो वही कहते हुए जया का मन भी कली खिल उठी। उस दिन जया के पीछे चलते हुए करण ने आहिस्ता से पूछा, आप मुझे से नाराज तो नहीं होना? जया धड़कते हुए जवाब दिया। तब करण की उत्साहित होते हुए आगे बढ़ाई और कही कि नाम जान सकता हूँ? जया उसका छोटा सा उत्तर दिया, आप बहुत अच्छी हैं जया जी। आपकी बातें कहने के बाद करण थोड़ी देर तक जया के साथ चला, फिर उसे बाय करके अपने रास्ते पर मुड़ गया। उस दिन के बाद वह दोनों एक निश्चित जगह पर मिलते रहे, बातें करते रहे। दुनिया जहाँ की बातें करते वहाँ से करण थोड़ी दूर जया के साथ चलता, 2 बातें करता और फिर दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता। 2 पल की मुलाकातों की छोटी छोटी बातें जया को असर हुआ और वह समय कहीं न कहीं ख्यालों में डूबी रहती। नादान ताउम्र स्वापीन और भावनाओं की करण का आधार मिला तो चाहत को फूल खुद ब खुद खिल उठे। यही हाल करण का भी था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने मन की बात जया को बता ही दी। आई लव यू जया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती है। करण की मन की बात उसके होंठों पर आई तो जया की दिल धड़कने लगी। बेवकूफ़ बेकाबू हो गया। उसने नज़रअंदाज करते हुए देखा और फिर पलकें झुका ली। उसकी उस नज़र में प्यार इजहार भी था और स्वीकार रिक्ति भी थी। एक बार संकोच की सीमाएं टूटी तो जया और करण के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों दूरियां कम होती गई, दोनों एक दूसरे के रंग में रंगते चले गए, डूबते चले गए। फिर उन्होंने सबकी नज़रें छिपकर मिलना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता दोनों प्रेमी एक दूसरे से आलिंगन होकर लिपट जाते। एकांत अस्थायी मिलते ही दोनों अपने सपने दुनिया रचते रहते। वक्त जया के साथ इस बात से जरा भी एहसास नहीं था कि पागल मन की उड़ान कोई वजूद नहीं होता। किशोरी अवस्था में प्यार एक पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं होता। बिल्कुल जब बरसती नदी की तरह आकर्षक होता है, जब पूरे आवेग में होता है, लेकिन जब उसकी परवाह में गंभीरता और गहराई नहीं रहती। इसीलिए वर्षा समाप्त होते ही उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। जब जया का हर सोच करण से शुरू होकर उसी पे ख़त्म होने लगी थी, तब उसने कैरियर की चिंता रह गई थी और ना माता पिता के सपनों को पूरा करने का उत्कंठा बेटी में आई। इस परिवर्तन को आशा की अनुभवी आंखों ने महसूस किया तो माँ का दायित्व निभाते हुए उन्होंने जया से पूछा, क्या बात है जया, इधर कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। आजकल क्यों तुम्हारे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता? आजकल तेरी सहेलियाँ भी कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। तू उनके घर आती जाती रहती हो लेकिन उन्हें कभी भी नहीं बुलाती। माँ द्वारा अचानक पूछी गई। जया की एकदम घबरा गई। जल्दी उसके कुछ सुझाई नहीं दिया तो उसने बात खत्म करने के लिए कह दिया, ठीक है मम्मी, आप मिलना चाहती हो तो मैं उन्हें बुला लूँगी। कई दिन इंतज़ार करने के बाद जब जया की कोई सहेली नहीं आई तो उसने भी जाना बंद नहीं किया।
तो मजबूरी में आशा ने जया की चेतावनी देते हुए कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी, जिस दिन मिलना होगा घर बुलाकर मिलेगी। घर से मिलने में पाबंदी नहीं लगाई है। तो जया करण से मिलने के लिए बेचैन रहने लगी। आशा ने भी उसकी व्याकुलता को महसूस किया, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे 4-5 दिन सरक गए तो एक दिन जया ने आशा को कुछ अच्छे मूड में देखकर उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी। जया की बात सुनते ही आशा का पारा चढ़ गया। उन्होंने नाराज़गी स्वर में जया की जोर से डांटते हुए कहा, इतनी बार मैंने मना किया है ना, समझ में नहीं आया? इतना बार मना कर चुकी हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नारी निकेतन के केयर